नमस्ते सभी को। अब मैं आपको ब्लू एफएम ऐप के एक फीचर के बारे में बताता हूँ। अगर आप ब्लू एफएम पर डेली एपिसोड बिना रुकावट सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पर मेंबरशिप का विकल्प भी मौजूद है। मेंबरशिप लेने के लिए सबसे पहले ब्लू एफएम ऐप ओपन कीजिए। फिर क्रिएटर्स वाले ऑप्शन में जाइए। वहाँ पर क्रिएटर्स के प्रोफाइल पर टच कीजिए। जैसे अभी स्क्रीन पर ब्लू एफएम का प्रोफाइल दिख रहा है। यहाँ पर आपको 29 रुपए की मंथली मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा। मेंबरशिप लेने पर आप पूरे 1 महीने तक ब्लू एफएम क्रिएटर्स की सारी ऑडियो बुक्स फ्री सुन सकते हैं। अगर कोई मेंबरशिप नहीं लेना चाहता, तो कॉइन्स का ऑप्शन भी उपलब्ध है। कॉइन्स लेने के लिए प्रोफाइल में जाकर बाय कॉइन्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिलता है 1 रुपए में 50 कॉइन्स, 5 रुपए में 300 कॉइन्स और 10 रुपए में 700 कॉइन्स। इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार मेंबरशिप या कॉइन्स दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। बस ब्लू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक्स का मजा लीजिए। उम्मीद है कि जल्द ही ब्लू एफएम सदस्यता के 100 सपोर्टर्स पूरे हो जाएंगे। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैंने नहीं किया, विवान ने थोड़ी अपराधी वाली टोन में जवाब दिया। आन्या को तुरंत ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया और उसने जोर देकर कहा, विवान, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, तो मुझे बहुत दुख होगा। अगर सच में कुछ हुआ भी हो और तुम मुझे खुद बता दोगे, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन अगर तुम जानबूझकर छिपा रहे हो, तो बात बिगड़ जाएगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज नाराज मत हो। इसके बाद विवान ने ईमानदारी से बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। यह कहने के बाद उसने तुरंत उसे भरोसा दिलाया, आन्या, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैंने सान्या के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। विवान को दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा सुनाई दिया। कुछ देर बाद, जब विवान सोच ही रहा था कि क्या आन्या उससे बात न करने के लिए बहुत गुस्से में है, तभी अचानक उसे आन्या की आवाज सुनाई दी, जिसे वह अपनी हंसी दबाने की पूरी कोशिश करते हुए बोल रही थी, विवान, क्या तुमने सचमुच उसे कंधे पर उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया? विवान ने धीमे से कहा। हा हा हा। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से आन्या बेकाबू होकर हंसने लगी। विवान ने हैरानी से पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? आन्या, क्या तुम नाराज हो? मुझे पहले तो काफी गुस्सा आया था। आखिर भला कौन सा अच्छा इंसान अपनी गर्लफ्रेंड की पीठ पीछे किसी दूसरी महिला के साथ चुपके से होटल का कमरा शेयर करेगा? आन्या ने बात बदलते हुए कहा, हालांकि यह सुनने के बाद कि तुमने सान्या को रिजेक्ट कर दिया और उसे छोड़ दिया, मुझे अब गुस्सा नहीं आ रहा है। क्या अब तुम्हें वाकई गुस्सा नहीं आ रहा? विवान ने थोड़ा डाउट में पूछा। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। और तुम चाहते हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं? ठीक है, मैं गुस्से में हूं, बहुत गुस्से में हूं। इतना कि बस फटने ही वाली हूं। आन्या की शरारती आवाज सुनाई दी। यह सुनकर विवान को आखिरकार राहत मिली। पहले जब अन्विता दुखी होती थी, तो कितना भी मनाने पर भी उसका मूड ठीक नहीं होता था। इसलिए उसे लगता था कि वह लड़कियों को दिलासा देने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोनों ने 1 घंटे से अधिक समय तक फोन पर बात की। अगर आन्या की नींद पूरी न होने की चिंता न होती, तो विवान बात जारी रखना चाहता था। आन्या, बहुत देर हो रही है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम्हें कल ऑफिस जाना है। और तुम्हारा क्या होगा? विवान, तुम होटल के बाहर रात बिताने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना? मैं और क्या कर सकता हूं? क्या मुझे सान्या के पास वापस जाना चाहिए? क्या यह खुद को शेर की गुफा में फेंकने जैसा नहीं होगा? मेरी बात मानो, अभी रिसेप्शन पर जाओ और एक नया कमरा बुक करवा लो। अगर वे मना कर दें, तो उनके बॉस का फोन नंबर मांगो और उनसे कहो कि तुम उनसे पर्सनली बात करना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है, होटल में कमरे खाली थे और सान्या ने रिसेप्शनिस्ट के साथ मिलकर जानबूझकर मुझसे झूठ बोला। और क्या हो सकता है? सान्या ने तो साफ तौर पर यह सब पहले से ही प्लान किया था। विवान, तुम आमतौर पर काफी समझदार हो, तो इस अहम मौके पर तुमने इतनी बेवकूफी कैसे की? अच्छा, तुम मुझे बेवकूफ कर रही हो। बस इंतजार करो, देखो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ क्या करता हूं। हे, ठीक है विवान, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं तुमसे बहस करना बंद कर रहा हूं। मैं होटल वापस जा रहा हूं। कमरा बुक करने के बाद मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। फोन रखने के बाद विवान कुछ सोचते हुए होटल लौट आया। वह सीधे रिसेप्शन पर गया और कहा कि वह एक नया कमरा बुक करना चाहता है। जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, रिसेप्शनिस्ट ने अभी भी यही कहा
कि कोई कमरा खाली नहीं है। जब रिसेप्शनिस्ट ने सुना कि विवान स्थिति के बारे में पूछने के लिए अपने बॉस से संपर्क करना चाहता है, तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। सर, अभी-अभी किसी ने चेकआउट किया है, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ 1 मिनट रुकिए, मैं आपको तुरंत चेक इन कर देती हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी आईडी दीजिए। रिसेप्शनिस्ट के बर्ताव में अचानक आए बदलाव ने विवान को यह एहसास दिलाया कि आन्या सही थी, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। यह सब उस चालाक औरत सान्या का किया धरा था। यह सोचकर विवान को तुरंत गुस्सा आ गया। यह तो हद से ज्यादा बेशर्मी थी। कुछ ही देर में विवान को कमरे की चाबी मिल गई। विवान को खुश करने के लिए रिसेप्शनिस्ट ने जानबूझकर सान्यामरे के बगल वाला कमरा दिया। कमरे की चाबी मिलने के बाद विवान मुड़ा और सख्त चेहरे के साथ लिफ्ट में चला गया। रिसेप्शनिस्ट की प्रोफेशनल स्माइल तभी गायब हुई जब उसने विवान को लिफ्ट में जाते देखा। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश हुई। बाल बच गई। बॉस ने तो मेरी सैलरी काट ही ली थी। अपने होटल के कमरे में पहुंचते ही विवान ने सबसे पहले अपना फोन निकाला और आन्या को मैसेज भेजकर बताया कि वह सेफ है। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। मुझे एक कमरा मिल गया है। ठीक है विवान, थोड़ा आराम करो। लव यू। विवान ने मैसेज का जवाब नहीं दिया। फोन रखने के बाद उसने ठंडे पानी से नहाया और फिर बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में सो गया। उसने सुबह 2.5 घंटे तक गाड़ी चलाई थी। इस दौरान उसने पूरा ध्यान सड़क पर रखा था और फिर शाम को यह सब ड्रामा हुआ। वह वाकई बहुत थक गया था। उसी समय इंदौर, जो कभी विवान और अन्विता का घर हुआ करता था। अन्विता ने समर को पहले ही बाहर भेज दिया था। अन्विता लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसके पीछे डाइनिंग रूम में एक मेज पर 5 डिशेज और एक सूप रखा था और हर डिश विवान को पसंद थी। अन्विता को हल्का खाना पसंद है, लेकिन विवान को मसालेदार खाना पसंद है। उनकी पसंद एक जैसी नहीं है, लेकिन विवान हमेशा उसकी पसंद का ख्याल रखता था। लेकिन आज अन्विता ने सूप को छोड़कर अपनी सभी डिशेज में मिर्च डाली थी। चूंकि लगभग आधी रात हो चुकी थी, अन्विता घबरा गई और विवान को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। फोन से आती मशीनी आवाज सुनकर अन्विता ने कड़वी मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। विवान, क्या तुम अब भी नाराज हो? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर खुद को झुकाया है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? उसे थोड़ा दुख हुआ। उसकी नजर लिविंग रूम की दीवार पर टंगी अपनी और विवान की शादी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में विवान खुशी से मुस्कुरा रहा था और बहुत संतुष्ट दिख रहा था। हालांकि अन्विता के चेहरे पर कुछ कठोरता थी। उसके होंठ भले ही मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह एक औपचारिक बनावटी मुस्कान लग रही थी। हाँ, विवान से शादी करने पर वह खुश नहीं थी। उसके दिल में हमेशा समर के लिए जगह थी। उसने तो यह भी सोचा था कि कितना अच्छा होता अगर समर ही वह इंसान होता जिससे वह शादी करती और जो उसकी शादी की तस्वीरें खींचता। लेकिन केवल 5 साल बाद ही उसका मन बदल गया। उसे विवान से प्यार हो गया। वह आदमी जो हर दिन घर पर रहकर उसके कपड़े धोता था और उसके लिए खाना बनाता था, जो उसके बीमार होने पर उसकी चिंता करता था, उसे अस्पताल ले जाता था और देर रात बारिश में भीगते हुए उसके लिए दवा खरीदने जाता था। भले ही वह ओवर टाइम काम करने का नाटक करती थी, लेकिन असल में सुबह के शुरुआती घंटों तक दोस्तों के साथ ड्रिंक्स और पार्टी के लिए बाहर जाती थी। विवान फिर भी चुपचाप लिविंग रूम में उसका इंतजार करता था। फिर वह खुद उससे पूछता, अन्विता, तुमने बहुत मेहनत की है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? मुझे लगता है कि मैंने उस आदमी का दिल सचमुच तोड़ दिया, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। अतीत के बारे में सोचने से अन्विता का दर्द और भी बढ़ गया। अन्विता ने अपने होंठ कसकर भींच लिए और चुपचाप आंसू बहने लगे। विवान को सालों से अपने मन में दबी शिकायतों को बाहर निकालने के लिए मजबूर करने का उसका इरादा और भी पक्का हो गया। उसे यकीन था कि विवान इतने कम समय में उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। उसके उससे दूर होने का कारण केवल यही था कि वह मन में गुस्सा पाले हुए था। वह अब भी मुझसे प्यार करता है, बस वो अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर पाया है। अपनी भड़ास निकालने के बाद वह पक्का मेरे पास वापस आएगा। विवान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुबह 8 बजे विवान को फरारी के सर्विस सेंटर से कॉल आया, जिसमें उसे बताया गया कि वह अपनी कार ले जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के विवान होटल से निकला और कार वापस लाने के लिए सर्विस सेंटर चला गया। होटल वापस आकर विवान अंदर नहीं गया, बल्कि उसने सान्या को मैसेज भेजा। कुछ ही देर बाद सान्या हैरान चेहरे के साथ होटल के गेट पर दिखाई दी।
यह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? अगर मुझे पता होता तो मैं। सान्या ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाया। उसे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि कल उसने केवल कार का शीशा तोड़ा था और चारों टायरों की हवा निकाली थी। उसे कुछ और बड़ा करना चाहिए था। कार में बैठते ही सान्या ने धीरे से गुनगुनाया, जिससे यह जताना चाहती थी कि उसे भूख लगी है और वह पहले नाश्ता करना चाहती है। वापस चलकर खाना खा लेंगे। मुझे बाद में कुछ काम है। इस बार विवान ने उसकी बात नहीं मानी। कौन जाने आगे वह कौन कौन सी चालें चलेगी। एहतियात के तौर पर विवान किसी भी नई मुसीबत से बचना चाहता था। विवान, तुमने हद पार कर दी है। विवान का इनकार सुनकर सान्या चिढ़ गई। उसने तुरंत शिकायत की। वापस जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। क्या तुम्हारा प्लान मुझे पूरे रास्ते भूखा रखने का है? मैंने कुछ सैंडविच और मीठा दूध खरीदा है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम इसे खाकर थोड़ी देर के लिए अपना पेट भर सकती हो। जैसे कि उसे सान्या के गुस्से का पहले से ही अंदाजा था, विवान ने उसे वह नाश्ता पकड़ा दिया जो वह लौटते समय खरीद कर लाया था। सान्या एक पल के लिए सन्न रह गई। फिर उसने विवान द्वारा दिए जा रहे सैंडविच और दूध के पैट को झटक कर दूर कर दिया। मुझे सैंडविच पसंद नहीं है। मुझे नूडल्स चाहिए, वो भी सूप वाले। इसे खाओ या न खाओ, यह तुम्हारी मर्जी है। विवान ने अपनी भौहें चढ़ाईं, कार स्टार्ट की और हाईवे की ओर चल दिया। विवान, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? कहते हैं कि किसी के साथ एक कश्ती में सफर करने के लिए भी पिछले जन्म के पुण्य काम आते हैं, और हम तो एक बिस्तर पर साथ थे। कम से कम एक बार तो हम एक कपल की तरह थे और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। सान्या ने नखरे दिखाते हुए कहा। विवान ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम। यह देखकर सान्या गुस्से से फूल गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, कल रात तुमने मेरा इतना फायदा उठाया। आज न सिर्फ तुम मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, बल्कि मुझे इग्नोर भी कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी ज़मीर नहीं बचा है? बिल्कुल नहीं, विवान ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया। सान्या ने खींचते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुमने कल रात कुछ नहीं देखा? मैं तुम्हारे साथ सो चुकी हूं और तुमने कल रात मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। तुम मेरा फायदा उठाकर बिना जिम्मेदारी लिए मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? विवान ने सपाट आवाज में कहा, कल रात क्या हुआ था? मुझे माफ करना, मैं सब कुछ भूल गया हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम। विवान की इस बेशर्मी को देखकर सान्या आगबूला हो गई। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि विवान गाड़ी चला रहा था, उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और उस पर झपट पड़ी। चूं चूं, सान्या की हरकतों को देखकर विवान चौंक गया और उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिससे कार सड़क के किनारे जोरदार आवाज के साथ रुकी। उसने सान्या को धक्का देकर दूर किया और गुस्से से चिल्लाया, सान्या, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि गाड़ी चलाते समय ऐसा करना कितना खतरनाक है? हाँ, मैं पागल हूं, मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे उकसाओ मत, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरा नाम मेरे परिवार के रजिस्टर से हट जाएगा और मैं खबरों में आ जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो चलो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। सान्या लगातार विवान पर झपट रही थी। उसकी हरकतों से चिढ़कर विवान ने उसे फिर से धक्का दिया और दहाड़ते हुए कहा, सान्या, अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं तुम्हें फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। नहीं। विवान को सचमुच गुस्से में देखकर सान्या तुरंत भीगी बिल्ली बन गई। वह मासूम बनकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई और बोली, मुझसे गलती हो गई। मैं अब सुधर जाऊंगी और दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझसे मिलना बंद मत करना। अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। विवान ने गुस्से से कहा, तो अब से मुझे परेशान मत करो, एक शब्द मत बोलो और चुपचाप बैठो। सान्या ने सिर हिलाया, अपना हाथ उठाया और अपने होठों पर जिप लगाने जैसा इशारा किया, मानो विवान को बता रही हो कि उसने अपना मुंह बंद कर लिया है, अब उसे परेशान नहीं करेगी। हम्फ। विवान ने गहरी सांस छोड़ी और गाड़ी चलाना जारी रखा। सान्या नीचे झुकी और उसने अभी अभी जो सैंडविच और दूध नीचे गिराया था उसे उठाया और बड़े चाव से खाने लगी। ओह विवान, तुमने मेरे लिए जो सैंडविच खरीदे हैं वे अब तक के सबसे अच्छे सैंडविच हैं जो मैंने खाए हैं, और यह दूध भी बहुत टेस्टी है। खाना खाते समय भी वह विवान से धीरे धीरे बात करना नहीं भूली। विवान ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें घुमाईं और उसे इग्नोर कर दिया। पूरे रास्ते सान्या ने विवान से बात करने की कोशिश की,
लेकिन विवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जिससे सान्या को बहुत बुरा लगा। लेकिन वह विवान के सामने बेबस थी। ना जाने क्यों वह पहले सोचती थी कि विवान उससे थोड़ा कमजोर है, लेकिन कल अचानक उसे एहसास हुआ कि विवान की ताफी बढ़ गई है। गौर करने वाली बात यह थी कि उसने पहले शौक के तौर पर कुछ समय के लिए मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग सीखी थी। बाद में उसने रोज के साथ एक खास ब्रीदिंग तकनीक, सांस लेने का व्यायाम सीखने के लिए कुछ समय तक प्रैक्टिस की थी, जिसे उसने काफी समय तक जारी रखा। उसके बाद वह बहुत ताकतवर हो गई थी और आम आदमियों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सामान्य हालात में 3 या 5 आदमी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन कल जिस तरह विवान ने उसे कंधे पर उठाकर गेंद की तरह बिस्तर पर फेंका था, उसे देखकर वह दंग रह गई थी। उस पल उसने महसूस किया कि विवान की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यहां तक कि बिस्तर पर साथ रहने के दौरान जो उसने महसूस किया था, उससे भी कहीं ज्यादा। वह समझ गई थी कि विवान ने जरूर कोई खास ट्रेनिंग ली है, और अगर उसने अब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। जब उसने देखा कि जबरदस्ती काम नहीं कर रही है, तो उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उसने अपना मोबाइल निकाला और दुकान वाली आंटी को मैसेज करके सलाह मांगी। दुकान वाली आंटी के पास काफी समय था, क्योंकि वह हर दिन दुकान में खाली बैठी रहती थीं। जब उन्होंने सान्या का मैसेज देखा, तो उन्होंने तुरंत उसे सलाह देना शुरू कर दिया। इस बातचीत के बाद सान्या के पास विवान को परेशान करने की कोई एनर्जी नहीं बची थी। विवान को भी कुछ शांति और सुकून मिलने से खुशी हुई, ताकि वह ड्राइविंग पर ध्यान दे सके। सान्या की दखलंदाजी के बिना उसने अपनी सारी एनर्जी ड्राइविंग पर लगाई, और जो सफर असल में 2.5 घंटे का था, वह तय समय से 15 मिनट पहले ही पूरा हो गया। कंपनी की बिल्डिंग तक कार चलाने के बाद विवान ने सान्या को बाहर निकलने का इशारा किया। मैं नहीं उतरूंगी। सान्या ने अपना फोन एक तरफ रख दिया, अपनी बाहें मोड़ ली और कार में ही बैठी रही। बाहर निकलने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। विवान ने नाराजगी भरे लहजे में भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सान्या और करीब झुकी, उसकी पतली, गोरी उंगलियां अपने बाएं गाल की ओर इशारा कर रही थीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं, तो पहले मुझे किस करो, फिर मैं उतरूंगी। करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। यह देखकर विवान ने कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे किस करने देना तो तुम्हारे लिए एक तरह का एहसान है। फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? सान्या उत्सुकता से उसके पीछे पीछे चली। लेकिन विवान पहले ही कंपनी के गेट की ओर बढ़ चुका था। विवान को तेजी से चलते देख सान्या गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। भाग लो। एक दिन मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहो। उसने दांत पीसे, गुस्से से नाक सिकोड़ी, फिर मुड़ी, अपनी लाल बीएमडब्ल्यू में बैठी और गाड़ी चलाकर चली गई। विवान कंपनी में दाखिल हुआ, अपना फोन निकाला और आन्या को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने बताया कि वह ऑफिस पहुंच गया है। हालांकि आन्या के जवाब से विवान थोड़ा निराश हो गया। विवान, ऑफिस में मेरा इंतजार करना, मुझे एक पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करनी है। मैं बाद में ऑफिस आकर तुमसे मिलूंगी। ठीक है, तो तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही विवान ने अपना फोन नीचे रखा और लिफ्ट में घुसने ही वाला था कि काले सूट पहने 2 आदमियों ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। सबसे आगे चल रहे आदमी ने अपना चश्मा उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विवान, हमारे बॉस आपको बुलाना चाहते हैं। विवान ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। वह सुरेंद्र बॉस का बॉडीगार्ड था, जिसका नाम विक्की था। जब सुरेंद्र बॉस उसे पहले ले गया था, तो उसने सुरेंद्र बॉस को घूंसा मारा था, और फिर बॉडीगार्ड्स के एक ग्रुप ने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा था। इस आदमी ने ही उसे सबसे ज्यादा पीटा था। उसे दोबारा देखते ही विवान को तुरंत बेरहमी से पीटे जाने का वह अपमानजनक अनुभव याद आ गया। उसका चेहरा भावहीन था और लहजा रूखा था। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? विक्की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, विवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम न्योता ठुकराओ मत, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सुरेंद्र बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। विवान की आंखों में चमक आ गई। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? ठीक है, चलो एक एक करके मुकाबला करते हैं। अगर तुम मुझे हरा देते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम वाकई मार खाना चाहते हो? विक्की मुस्कुराया। वह एक ट्रेंड बॉडीगार्ड है। वह विवान जैसे 10 आम लोगों का अकेले ही सामना कर सकता है।
विवान ने उकसाने वाले लहजे में कहा, क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अगर हिम्मत नहीं है तो दफा हो जाओ और मेरे रास्ते में आना बंद करो। किसने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है? मैं तुम्हें अभी मजा चखाऊंगा। लेकिन अगर बाद में तुम्हें चोट लगी तो सुरेंद्र बॉस के पास शिकायत करने मत जाना। विवान की बातों से भड़ककर विक्की नाम के बॉडीगार्ड ने तुरंत अपना आपा खो दिया। ठीक है, मेरे साथ आओ, यह लड़ना अच्छा नहीं लगेगा। यह देखकर कि विक्की उसके जाल में फंस गया है, विवान उसे और दूसरे बॉडीगार्ड को कंपनी से बाहर ले गया। तीनों कंपनी के पास एक खाली जगह पर पहुंचे जहां बहुत कम लोग थे। चलो शुरू करें। विवान रुका और उसने अपनी उंगली से विक्की को उकसाने वाला इशारा किया। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। विक्की ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक ही कदम में आगे बढ़ गया। वह कुश्ती और किकबॉक्सिंग में माहिर है और उसकी चालें तेज और पक्की होती हैं। हर वार सीधा और सटीक होता है। हालांकि जब उसे लगा कि विवान की हार पक्की है, तभी उसने देखा कि विवान बाएं और दाएं घूम रहा है और आसानी से उसके मुक्कों और किक्स से बच रहा है। धड़ाम, इस मौके का फायदा उठाते हुए विवान ने विक्की के पेट में सीधा मुक्का मारा। विवान ने इस मुक्के में अपनी 70% ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी विक्की का चेहरा लाल हो गया और वह तेजी से कई कदम पीछे हट गया। वह विवान को हैरानी से देखता रहा, मानो उसे उम्मीद ही न हो कि विवान आधे महीने से भी कम समय में इतना बदल जाएगा। लगता है तुम आजकल खूब प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी थोड़ी लापरवाही हो गई। इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। खुद को संभालते हुए विक्की ने अपने दुश्मन को कम समझने की गलती सुधार ली और विवान पर फिर से हमला किया। दोनों के बीच लगातार झड़पें होती रहीं और दोनों ने एक दूसरे को कई घूंसे मारे। लगभग 7-8 मिनट बाद विवान को विक्की के हमले में एक और मौका मिला। उसने फुर्ती से विक्की की उड़ती हुई लात को चकमा दिया, फिर विक्की का टखना पकड़कर उसे एक जोरदार लात से जमीन पर गिरा दिया। विवान ने झुककर विक्की को नीचे दबा दिया और अपनी मुट्ठी इस तरह उठाई जैसे वह विक्की के चेहरे पर मुक्का मारने वाला हो। यह देखकर विक्की ने तुरंत अपना हाथ उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन मुट्ठी नीचे नहीं आई। तुम हार गए। विवान ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची, खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़े। तुम ताकतवर हो, लेकिन हमारे बीच का फासला इतना बड़ा नहीं है। यह मत भूलो, मेरे पास मदद के लिए और भी लोग हैं। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो, वरना अगर हम सबने एक साथ हमला किया तो हमें दोष मत देना। विक्की जमीन से उठा, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया और विवान को सुरेंद्र बॉस से मिलवाने के लिए ले जाने पर अड़ गया। विवान हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझसे यह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि किसके पास ज्यादा आदमी है? मानो या न मानो, मेरे एक फोन कॉल पर समुद्रिका से 100 सिक्योरिटी गार्ड्स 3 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। ये शब्द सुनकर विक्की का मुंह बंद हो गया, लेकिन उसे सुरेंद्र बॉस के आदेशों का पालन करना था, इसलिए उसने अपना लहजा नरम किया और गंभीर होकर कहा, विवान, सुरेंद्र बॉस अस्पताल में हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में भर्ती? क्या हुआ? यह सुनकर विवान चौंक गया। हालांकि उसे सुरेंद्र बॉस से दिक्कत थी और वह उसे पीटना भी चाहता था, लेकिन सुरेंद्र बॉस आखिरकार आन्या और सान्या के सगे पिता थे। उसे नहीं पता था कि अगर उसे सच में कुछ हो जाता तो आन्या दुखी होती या नहीं, लेकिन सान्या का दिल जरूर टूट जाता। भले ही वह सान्या को केवल एक दोस्त मानता हो, लेकिन दोनों पहले एक क्लोज रिलेशनशिप में थे और अगर मुमकिन हो तो वह सान्या को दुखी या परेशान नहीं देखना चाहता था। यह देखकर कि विवान ज्यादा विरोध नहीं कर रहा था, विक्की ने राहत की सांस ली और समझाया, मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन जब आप बाद में सुरेंद्र बॉस से मिलेंगे तो वह खुद ही आपको बता देंगे। विवान ने सिर हिलाया और विक्की के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने उसे चेतावनी दी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि अगर तुमने मुझे फिर से कैद करने की कोशिश की तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाने में मुझे दोष मत देना। विवान विक्की की कार में बैठ गया। वह पीछे की सीट पर बैठा, जबकि विक्की के साथ आया एक अन्य बॉडीगार्ड जिसने काले रंग की वर्दी पहनी हुई थी, गाड़ी चला रहा था। विक्की बगल वाली सीट पर बैठा था। तीनों ने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोला, जब तक कि कार एक प्राइवेट अस्पताल के पास नहीं पहुंच गई। फिर विक्की ने विवान की ओर मुड़कर कहा, मेरे साथ आइए। सुरेंद्र बॉस 7वीं मंजिल पर एक वीआईपी कमरे में है। इतना कहने के बाद वह आगे बढ़ा और कार से बाहर निकल गया। विवान पीछे नहीं हटा। वह विक्की के पीछे पीछे वार्ड के दरवाजे तक गया।
विक्की ने वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सुरेंद्र बॉस से कहा, बॉस, विवान यहाँ है, उसे अंदर आने दो। अस्पताल के बिस्तर पर सुरेंद्र बॉस का चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि उनमें अभी भी एक डॉन वाली रौबदार झलक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने काफी ताकत खो दी है। विवान अंदर गया और जब उसने सुरेंद्र बॉस को अस्पताल के बिस्तर पर देखा तो उसने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। हैरानी की बात यह थी कि इस बार सुरेंद्र बॉस का विवान के प्रति बर्ताव आश्चर्यजनक रूप से नरम था। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर के बगल में रखी एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, विवान, आओ और बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। मुझे इतने प्यार से उस नाम से मत बुलाओ, हम इतने करीब नहीं हैं। विवान ने पलटवार किया, लेकिन फिर भी अस्पताल के बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सुरेंद्र बॉस को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय वह हंसा और बोला, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे नफरत है और तुम मुझे पीटना भी चाहते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यह काम जल्द से जल्द कर लो, वरना तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। विवान ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सुरेंद्र बॉस को शक भरी नजरों से देखा। उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई चोट लगी है, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम बहुत बीमार हो? कोई खास बात नहीं, बस लिवर कैंसर की आखिरी स्टेज है। इस खबर से विवान को वाकई गहरा सदमा लगा। सुरेंद्र बॉस को लिवर कैंसर की आखिरी स्टेज थी, वह मरने ही वाला था। फिर भी उसने शांत भाव से कहा, क्या सब ठीक है? क्या उसे नहीं पता कि उसकी मौत होने वाली है? विवान के मन में कई तरह के इमोशंस और सवाल थे। इस बीमारी का पता कब चला था? 1 साल पहले। क्या इसका इलाज मुमकिन नहीं है? इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने सब कुछ आजमा लिया है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक ही जिंदा रह सकता हूं। मौत को सामने देखकर भी सुरेंद्र बॉस ने जरा भी डर नहीं दिखाया। असल में विवान ने उसके चेहरे पर राहत और उम्मीद का भाव देखा। यह बिल्कुल अजीब था। विवान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो तुमने मुझे यहां क्या कहने के लिए बुलाया है? सिर्फ यह बताने के लिए कि तुम मरने वाले हो, ताकि मैं जल्दी से आकर तुम्हारी पिटाई कर सकूं। यह सुनकर सुरेंद्र बॉस जोर से हंस पड़ा। अरे छोटे बदमाश, क्या तुम सच में मुझे पीटना चाहते हो? विवान ने साफ तौर पर कहा, और क्या? तुमने मुझे 10 दिन तक परेशान किया, क्या मेरा मन नहीं करेगा कि मैं तुम्हें पीट दूं? अरे तुम नासमझ लड़के, तुम्हें सच में पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम 10 दिनों से रोज के पिंजरे में थे और इन 10 दिनों में तुम्हारा वजन जरा भी नहीं बढ़ा। सुरेंद्र बॉस मुस्कुराया और फिर बोला, और हां, रोज द्वारा सिखाई गई वह पुरानी सांस लेने की तकनीक सीखने के बाद क्या तुमने अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं किया? अगर पहले होता तो किसी और की तो बात ही छोड़, यहां तक कि सान्या भी तुम्हें बुरी तरह पीट सकती थी, है ना? लेकिन अब क्या? विवान चुप रहा। पिंजरे में बिताए उन 10 दिनों के दौरान उसकी फाइटिंग स्किल्स में जबरदस्त सुधार हुआ था, वरना वह कभी भी विक्की का मुकाबला नहीं कर पाता, न ही वह विक्की को जमीन पर गिराकर उसे हरा पाता। रोज ने उसे जो देसी अखाड़े वाली तकनीकें और सांस लेने के तरीके सिखाए थे, उनसे उसे वाकई बहुत फायदा हुआ था। वह खाली समय मिलने पर हर रात उनका अभ्यास करता था और उसकी तरक्की वाकई हैरान करने वाली थी। यह कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान हमें सौंपा है, वह वास्तव में एक खजाना है। सुरेंद्र बॉस ने कहा, मैंने तुम्हारी जानकारी चेक करवाई है और तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानता हूं। हालांकि तुम्हारा परिवार रईस है, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत कमजोर है और तुममें वह जिगर नहीं है जो एक मर्द में होना चाहिए। मुझे तो यह भी शक है कि तुम्हारा पिता भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही रहा होगा, वरना वह तुम्हारे जैसे डरपोक को कैसे पाल पोस सकता था? यह सुनकर विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने भौहें चाटते हुए कहा, मैं अपनी मां के साथ बड़ा हुआ हूं और बचपन से ही मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, यह बात समझ में आती है। तुम्हारा स्वभाव बहुत नाजुक है। अगर तुम्हारी मां ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो तुम्हारे व्यक्तित्व का यह पहलू होना आम बात है। सुरेंद्र बॉस ने शांत भाव से कहा, मैंने रोज से तुम्हें जानवरों के पिंजरे में इसलिए फिंकवाया था ताकि तुम्हारा लड़ने का जज्बा जागे, और तुमने मुझे निराश नहीं किया। कम से कम अब तुम पहले की तुलना में ज्यादा मर्द लगते हो। विवान के पास कहने को कुछ नहीं था। क्या यह तारीफ थी या बेइज्जती? अगर तुम पहले जैसे होते तो मैं कभी भी आन्या और सान्या को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ता, लेकिन अब मुझे ठीक लगता है।
मुझे उम्मीद है कि अब तुम आन्या और सान्या दोनों का अच्छे से ख्याल रखोगे। सुरेंद्र बॉस ने एक लंबी आह भरी, मानो आखिरकार उसने एक भारी बोझ अपने सीने से उतार दिया हो। विवान, मैं तुम्हें एक आखिरी बात सिखाना चाहता हूं। एक इंसान का दिल साधु जैसा हो सकता है, लेकिन उसके तरीके वज्र जैसे कठोर होने चाहिए। अगर तुम अपने पुराने डरपोक तरीकों पर चलते रहे, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आन्या या सान्या की रक्षा कर पाओगे? हो सकता है कि मुसीबत में पड़ने के बाद तुम उन्हें बदला लेने में मदद कर सको, लेकिन यह तो बस गलती सुधारने जैसा होगा जब नुकसान हो चुका होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ताकत दिखाओ और सबको बता दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो, ताकि कोई भी तुम्हारे आसपास के लोगों को छूने की हिम्मत न करे। कोई घटना हो जाने के बाद कभी पछतावा मत करो। तुम एक मर्द हो, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और अपनी पत्नी की रक्षा करनी होगी। यह तुम्हारा फर्ज है और भले ही तुम इसे न कर सको, तुम्हें इसे हर हाल में करना होगा। उस समय मैं बेबस था, इसलिए मैं अपनी प्रेमिका को दुख झेलते हुए बस देखता रहा। मैंने उससे संपर्क करने या उसके बारे में पूछने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया होता, तो इसके परिणाम इतने भयानक होते कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। किस्मत से मैं आखिरकार कामयाब हो गया। उस बूढ़े कमीने को मार डाला और उसकी जगह लेकर पूरी सत्ता हथिया ली। मैं यह बात तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे उस समय आन्या और उसकी मार के प्रति कितना गिल्ट महसूस हुआ, बल्कि इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम मेरे नक्शे दम पर न चलो। एक मर्द होने के नाते तुम्हें अपने परिवार की ढाल बनना चाहिए। सुरेंद्र बॉस ने धीमी आवाज में बात की। उनका स्वर अभी भी शांत था, लेकिन विवान उनके शब्दों को सुनकर काफी देर तक गहरी सोच में डूब गया। विवान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सुरेंद्र बॉस किन किन हालातों से गुजरा था, लेकिन उसकी बातें काफी हद तक सही लग रही थीं। खुद को उसकी जगह रखकर देखने पर विवान को उसके विचार तुरंत समझ आ गए। हालांकि वह उनसे पूरी तरह सहमत नहीं था, फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि नतीजा सही और अच्छा था। विवान को चुप देखकर सुरेंद्र बॉस की आंखों में थोड़ी सी बेचैनी झलक उठी। उसका समय खत्म हो रहा था और उसे उम्मीद थी कि विवान उसका दूसरा रूप बन सकता है, जिससे सान्या और आन्या को सुरक्षा मिल सके। विवान, तुम्हें एक बात समझनी होगी। एक मर्द के रूप में यदि तुम जालिम नहीं हो तो तुम टिक नहीं सकते। यदि तुम इतनी आसानी से खुद को दबने दोगे तो दूसरे तुम्हारी पत्नी को इज्जत की नजर से कैसे देखेंगे? अगर तुम अपनी औरत की रक्षा करना चाहते हो, तो तुम्हें दुनिया को अपने खौफ में रखना होगा। तभी वे तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। विवान के चेहरे पर चोट के निशान देखकर सुरेंद्र बॉस ने भौहें चाटते हुए पूछा, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे आए? क्या विक्की ने तुम्हें मारा? विवान के कुछ बोलने से पहले ही उसने विक्की को अंदर बुला लिया। बॉस, विक्की वार्ड में दाखिल हुआ और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सुरेंद्र बॉस को डर भरी निगाहों से देखता रहा। सुरेंद्र बॉस शांत रहे। उनकी मौजूदगी ही सम्मान और डर का प्रतीक थी। क्या तुमने विवान से लड़ाई की थी? वो यह सुनकर विक्की को पसीना आ गया। वह हकलाने लगा और जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुरेंद्र बॉस ने विक्की की घबराहट को नजरअंदाज करते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें हुक्म न मानने के परिणाम पता होने चाहिए। क्या तुम इसे खुद करोगे या मुझे किसी और को बुलाना चाहिए? बॉस, मेरी जान बख्श दीजिए। विक्की धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। सुरेंद्र बॉस की आवाज में एक जानलेवा चमक दिखाई दी। जिस हाथ से वार किया गया हो उसे काट दो। अगर पैर का भी इस्तेमाल किया गया हो तो पैर को भी काट दो। बॉस, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह सुनकर विक्की का चेहरा पीला पड़ गया और वह बार बार सुरेंद्र बॉस के सामने घुटने टेक कर उनसे माफी मांगने लगा। लेकिन सुरेंद्र बॉस ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और तुरंत काले सूट वाले 2 बॉडीगार्ड्स को बुला लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम ही आगे बढ़ो। आदेश मिलते ही दोनों बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अपने चाकू निकाल लिए और विक्की पर हमला करने की तैयारी कर ली। विक्की का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विवान के मन में जिज्ञासा जाग उठी। विक्की की स्किल्स को देखते हुए अगर वह जमकर पलटवार करता तो वह यहां से भागने में कामयाब हो सकता था। वह लड़ने के बजाय अपंग होने का इंतजार क्यों कर रहा था? उसे किस बात का डर था? विक्की बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन जब उसने विवान को देखा
तो ऐसा लगा जैसे उसे जिंदा रहने की एक उम्मीद की किरण दिखाई दी हो। विवान सर, छोटे मालिक, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं आपका पूरा सम्मान करूंगा और मैं कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। विवान के दिल में हमदर्दी की एक लहर उठी और उसने हिचकिचाते हुए सुरेंद्र बॉस से कहा, क्यों न हम उसे एक मौका दें। सुरेंद्र बॉस ने धीरे से अपना हाथ उठाया और दोनों बॉडीगार्ड्स ने अपना काम रोक दिया। हालांकि जब विवान को लगा कि सुरेंद्र बॉस ने विक्की को छोड़ने का मन बना लिया है, तभी उसने सुरेंद्र बॉस को उससे यह पूछते हुए सुना, अब तुम किस हैसियत से उसके लिए सिफारिश कर रहे हो? मैं। विवान ने भौहें चढ़ाकर थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, आन्या का बॉयफ्रेंड। काफी नहीं है। सुरेंद्र बॉस ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आपका होने वाला दामाद। सुरेंद्र बॉस ने फिर से अपना सिर हिलाया। सुरेंद्र बॉस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को आंख मारी, जिससे विवान घबरा गया। दोनों बॉडीगार्ड्स ने फिर से अपने चाकू निकाल लिए और विक्की के हाथ पैर काटने की तैयारी करने लगे। रुको। यह देखकर विवान ने तुरंत दोनों बॉडीगार्ड्स को चिल्लाकर रोका, यह देखकर कि उन्होंने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। विवान गुस्से से दहाड़ा, तुम दोनों अच्छी तरह सोच लो। इनके मरने के बाद सत्ता मेरे हाथ में होगी। अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो विक्की का जो हाल होगा वही तुम्हारा भी होगा। यह सुनकर दोनों बॉडीगार्ड्स थम गए और उनकी निगाहें तुरंत अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सुरेंद्र बॉस की ओर मुड़ गईं। सुरेंद्र बॉस के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इससे दोनों बॉडीगार्ड्स को यह एहसास हो गया कि सुरेंद्र बॉस ने विवान को अपना होने वाला वारिस मान लिया है। यह उनके लिए एक धर्म संकट था। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या करें। ठीक है, अब तुम सब बाहर जा सकते हो। सुरेंद्र बॉस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया और फिर विक्की से कहा, विक्की, तुम्हें याद रखना चाहिए, विवान ने ही तुम्हें यह जिंदगी बख्शी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मरने वालों में सिर्फ तुम ही नहीं रहोगे। जी हां, शुक्रिया बॉस, शुक्रिया विवान सर। अब से विक्की की जिंदगी आपके नाम है। अगर विवान सर मुझे पूरब जाने को कहेंगे तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। विक्की का शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। सुरेंद्र बॉस ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, दफा हो जाओ। विक्की लड़खड़ाते हुए वार्ड से बाहर निकल गया। कोई खून खराबा न देखकर विवान ने चैन की सांस ली। तभी सुरेंद्र बॉस ने अचानक उसकी ओर देखा। भौहें चढ़ाकर बोले, तुम अभी तक यहां क्या कर रहे हो? तुम भी बाहर जाओ। मैं थक गया हूं और मुझे आराम करना है। भाड़ में जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहां रुककर तुम्हारी बकवास सुनने का शौक है? यह सुनकर विवान ने झुंझलाहट में बड़बड़ाया, फिर उठकर वार्ड से बाहर चला गया। विवान को जाते हुए देखकर सुरेंद्र बॉस के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बहुत कुछ कह चुका था और उसका शरीर जवाब दे रहा था। जैसे जैसे उसे लगा कि जिंदगी उससे दूर हो रही है, उसे कोई डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, निशा, थोड़ा और इंतजार करो। सब कुछ संभालते ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अस्पताल से निकलने के बाद भी विवान का मन शांत नहीं था। कहते हैं कि मरते समय इंसान सच बोलता है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में सुरेंद्र बॉस अपनी दो बेटियों सान्या और आन्या के बारे में ही सोच रहे थे। पिता का प्यार अक्सर खामोश होता है। सुरेंद्र बॉस के तरीके भले ही सख्त या गलत लग सकते थे, लेकिन उनकी नीयत साफ थी। वह मरने से पहले एक ऐसा वारिस तैयार करना चाहते थे जो उनकी बेटियों की रक्षा कर सके। अब विवान को सुरेंद्र बॉस की बातें समझ आने लगी थीं। शायद उन्हें आन्या और उसकी मां के प्रति बहुत पछतावा था, लेकिन अभी हुई बातचीत से विवान को उस कड़वी सच्चाई का अंदाजा हो गया था। नई पीढ़ी का होने के नाते विवान को लगा कि बड़ों के फैसलों पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, लेकिन उसने जो देखा वह सुरेंद्र बॉस का अपनी बेटियों के लिए सच्चा पिता वाला प्यार था। मुझे नहीं पता कि अगर आन्या और सान्या को सुरेंद्र बॉस की हालत के बारे में पता चलेगा तो वे क्या करेंगी, विवान ने खुद से ही बातें करते हुए कहा। यही सोचते हुए विवान ने सबसे पहले आन्या को यह खबर देने का फैसला किया। टैक्सी लेकर वह समुद्रिका लौट आया। सीईओ के केबिन में आन्या पहले ही ऑफिस आ चुकी थी। इस समय वह फाइलों में सिर खपाए बैठी थी। विवान को वापस आते देख आन्या ने ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। विवान, क्या उस सान्या ने तुम्हें फिर से बाहर जाने के लिए फंसाया था? नहीं। विवान ने अपना सिर हिलाया।
वह इस उलझन में था कि सुरेंद्र बॉस के बारे में आन्या को कैसे बताए। आन्या की पैनी नज़र ने विवान के चेहरे पर छिपी बेचैनी को पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में पूछा, विवान, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। विवान ने हल्के से सिर हिलाया, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, एक बात है जो शायद तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, इसलिए समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें बताऊं या नहीं। क्या यह सुरेंद्र बॉस के बारे में है? अगर हां, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। यहां तक कि अगर वह मर भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आन्या बहुत होशियार थी। उसने एक झटके में ही अंदाजा लगा लिया कि विवान जो कहने वाला था वह सुरेंद्र बॉस से जुड़ा था। लेकिन जैसा कि विवान ने कहा, वह आन्या की जिद को जानता था। आन्या का उस आदमी के लिए जिसने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था, सिर्फ नफरत और बेरुखी ही बची थी। विवान ने गंभीर होकर पूछा, अगर वह सचमुच मर जाए तो क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? विवान, जिस दर्द से तुम नहीं गुजरे उस पर ज्ञान मत बांटो। आन्या ने विवान को देखकर एक फीकी मुस्कान दी, फिर कुछ और नहीं कहा और अपना काम करती रही। यह देखकर विवान चुप हो गया। वह वेटिंग एरिया में सोफे पर बैठ गया, अपना फोन निकाला और सान्या को उसके पिता सुरेंद्र बॉस के बारे में बताने के लिए मैसेज टाइप करने लगा। सुरेंद्र बॉस का वक्त बहुत कम बचा था और इस समय उसे लगा कि सान्या को यह सच पता होना चाहिए, क्योंकि यह उसका हक था। इसके अलावा उसे उम्मीद थी कि सान्या को जल्द ही पता चल जाएगा, ताकि वह आखिरी पलों में अपने पिता के साथ कुछ वक्त बिता सके। शायद सुरेंद्र बॉस इसे सान्या से छिपाना चाहते थे और चुपचाप दुनिया से जाना चाहते थे, लेकिन यह सान्या के साथ नाइंसाफी होती, जो कि एक खुदगर्ज फैसला था। मैसेज को थोड़ा ठीक करने के बाद विवान ने सेंड बटन दबा दिया। यह सब करने के बाद विवान को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाया और कनखियों से आन्या को देखा, जो थोड़ी बेचैन लग रही थी। हालांकि आन्या काम में डूबी हुई दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी और साफ लग रहा था कि उसका ध्यान कहीं और है। यह देखकर विवान ने कहा, आन्या, क्यों न हम थोड़ी बात करें? किस बारे में? आन्या अपनी सोच से बाहर निकली और जिज्ञासा के साथ विवान को देखने लगी। मैं तुम्हें आज सुनी कुछ बातों के बारे में बताता हूं। हो सकता है तुम्हें परवाह न हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानना चाहिए। कुछ देर रुकने के बाद विवान ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो बाद में तुम मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करोगी। विवान का चेहरा बेहद गंभीर था। आन्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली, काफी देर तक चुप रही और अंत में धीरे से सिर हिलाया। वह उठी, सोफे तक गई और विवान के सामने बैठ गई। अपने विचारों को संभालते हुए विवान ने कहा, आन्या, सुरेंद्र बॉस और तुम्हारी मां के बारे में शायद तुमने उन्हें गलत समझा है। आन्या की आंखों में गुस्सा झलक आया। गलतफहमी? अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ देना, इतने सालों तक मुझे और मेरी मां को अनाथों की तरह छोड़ देना, क्या यह सच नहीं है? आन्या ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी मां के बारे में बात करती थी तो उसका दर्द छलक ही जाता था। यह सच है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। विवान ने इससे इनकार नहीं किया और समझाया, उस समय उनके हालात अच्छे नहीं थे। अगर वे तुम्हारी मां या तुमसे मिलने आते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। ऐसा नहीं था कि वे तुमसे मिलना नहीं चाहते थे, बल्कि वे मिल नहीं सकते थे। इस बहाने पर कौन यकीन करेगा? आन्या ने इस दलील का मजाक उड़ाया। विवान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और आज जो कुछ सुना था, साथ ही अपने अंदाजे भी बताए। विवान के मुताबिक उस समय सुरेंद्र बॉस को सान्या की मां के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। सबसे बड़ी रुकावट सान्या के नाना थे। सान्या के नाना बहुत ही रसूखदार और ताकतवर आदमी रहे होंगे, जो हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखना जानते थे। वरना सुरेंद्र बॉस जैसा शेर आदमी इतने लंबे समय तक किसी के इशारों पर कैसे नाचता? हालांकि सुरेंद्र बॉस बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने उस परिवार में कई सालों तक वफादारी का नाटक किया और आखिरकार सान्या के नाना को रास्ते से हटाकर सत्ता हथिया ली। लेकिन इस खेल में बहुत समय लग गया और जब तक उन्हें आज़ादी मिली और वह अपनी मर्जी के मालिक बने, तब तक आन्या की मां निशा दुनिया छोड़ चुकी थीं। यह सब सुनने के बाद आन्या थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, विवान, ये तो बस तुम्हारे अंदाजे हैं, इनसे कुछ भी साबित नहीं होता। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उस समय जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई का पता लगाऊंगा। विवान ने सिर हिलाया और फिर पूछा, अगर सब कुछ वैसा ही निकला जैसा मुझे शक है, तो क्या तुम उन्हें माफ कर दोगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें माफ कर दूं?
आन्या ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा सवाल पूछ लिया। विवान ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, भले ही मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं एक मर्द हूं। खुद को उसकी जगह रखकर देखूं तो मैं उसकी लाचारी और बेबसी को समझ सकता हूं। तुम्हारे पास उससे नफरत करने की वजह है, लेकिन क्या वह भी दर्द और पछतावे में नहीं जी रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर भी तुम्हारे सगे पिता हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी न की हों, लेकिन उन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है। अपनी मौत के आखिरी पलों में भी वह तुम्हारे बारे में सोचना नहीं भूले। वह मुझे तैयार करना चाहते थे ताकि मैं उनके बाद तुम्हारी रक्षा कर सकूं। आन्या, सुरेंद्र सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता है। उसी समय एक लाल बीएमडब्ल्यू कार तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही उस प्राइवेट अस्पताल पहुंच गई जिसका जिक्र विवान ने अपने मैसेज में किया था। विवान द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सान्या अपने पिता सुरेंद्र के अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। वार्ड के बाहर 4 बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे थे, लेकिन उन सभी ने सान्या को पहचान लिया। जब सान्या वहां पहुंची तो चारों बॉडीगार्ड्स हैरान रह गए। मिस सान्या, आप यहां? एक बॉडीगार्ड मुस्कुराते हुए पास आया और पूछा। सान्या ने उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर वह वार्ड में घुसने ही वाली थी, लेकिन बॉडीगार्ड दुविधा में था, क्योंकि सुरेंद्र ने सख्त हिदायत दी थी कि जब वह आराम कर रहा हो तो किसी को भी अंदर आकर उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है। मैंने तुमसे रास्ते से हटने को कहा था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? यह देखकर कि बॉडीगार्ड उसका रास्ता रोक रहा था और हटने को तैयार नहीं था, सान्या का पारा चढ़ गया। वह गुस्से से चिल्लाई, बॉडीगार्ड को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और फिर उसे रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती अंदर घुस गई। चारों बॉडीगार्ड सान्या की पहचान जानते थे, इसलिए उन्होंने छोटी मालकिन को नाराज करने के डर से उसे जबरदस्ती रोकने की हिम्मत नहीं की। धड़ाम, वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और सान्या ने तुरंत सुरेंद्र को सफेद अस्पताल के बिस्तर पर मरीजों वाले गाउन में पीले पड़ चुके चेहरे के साथ लेटे हुए देखा। सुरेंद्र बहुत थके हुए और दर्द में लग रहे थे। वह सो रहे थे, लेकिन गहरी नींद में भी उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह बीमारी की पीड़ा सह रहे हों। यह देखकर सान्या की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वह अंदर गई, धीरे से दरवाजा बंद किया और चुपचाप बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई, अपने पिता को निहारती रही। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया, लेकिन सुरेंद्र के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं और उनके चेहरे पर धीरे धीरे दर्द के भाव दिखने लगे। उनकी नींद खुल गई। शुरू में वह एक डॉक्टर को बुलाकर उनसे पेनकिलर का इंजेक्शन लगवाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपनी बेटी सान्या को बिस्तर के पास बैठे देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सान्या, तुम यहां कैसे? कुछ पल की हैरानी के बाद सुरेंद्र तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ पूछा, क्या उस लड़के विवान ने तुम्हें बताया? अगर वह मुझे नहीं बताता, तो क्या आप इसे मुझसे हमेशा के लिए अपनी मौत तक छिपा कर रखने का प्लान बना रहे थे? सान्या ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, सिसकियों से उसकी आवाज बैठ गई थी। उसने अपने पिता को गुस्से से देखा। उसकी आंखों में क्रोध तो था ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा दिल का दर्द था। अपनी बीमारी की पीड़ा के बावजूद सुरेंद्र मुस्कुराए और मजाक में बोले, क्या तुम हमेशा से मुझसे नफरत नहीं करती थीं? अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? नहीं, मुझे आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं है, मैं बस थोड़ी जिद्दी हो रही थी। सान्या ने घबराकर अपना सिर हिलाया। उसने सुरेंद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आप ठीक हो जाएंगे, है ना? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं अब से आपकी हर बात मानूंगी और कभी कोई लापरवाही नहीं करूंगी। मैं एक अच्छी बेटी बनकर घर पर रहूंगी और हर दिन आपके साथ पढ़ूंगी, खाना खाऊंगी, चाय पीऊंगी और बातें करूंगी। सान्या बच्चों की तरह रोने लगी। एक नाजुक सी लड़की की भीगी आंखें अपने पिता सुरेंद्र को टकटकी लगाए देख रही थी, इस उम्मीद में कि वह सिर हिलाकर उसकी बात मान लेंगे और कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। सुरेंद्र ने कांपते हाथ बढ़ाकर सान्या की आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, सान्या, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, यह सब जीवन का हिस्सा है। पापा इंसान है, भगवान नहीं। इन मामलों में पापा की नहीं चलती। सान्या रोते हुए बोली, अगर आप चले गए तो मैं क्या करूंगी? मां तो पहले ही चली गईं, अब बस आप ही बचे हो। अगर आप भी चले गए तो इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं बचेगा। सान्या,
तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास आन्या है। वह तुम्हारी बड़ी बहन है। मेरे जाने के बाद तुम उसके साथ अच्छे से रहना। वह बहुत अच्छी इंसान है और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। सुरेंद्र की आंखें लाल हो गईं। अपनी बेटी से हमेशा के लिए बिछड़ने का ख्याल उन जैसे पत्थर दिल इंसान को भी पिघलाने के लिए काफी था। सान्या ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। पापा, आपको ठीक होना होगा, आपको ठीक होना ही होगा। मैं चाहती हूं कि आप लंबे समय तक मेरे साथ हैं। सान्या, शांत हो जाओ, अब रोना बंद करो। पापा तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। सुरेंद्र ने अपनी बेटी के जज्बातों को संभालने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, लेकिन सान्या के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुरेंद्र कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनका पूरा शरीर कांपने लगा। चेहरा दर्द से ऐंठ गया और माथे पर पसीने की धार बह निकली, मानो वह असहनीय दर्द सह रहे हों। यह देखकर सान्या डर गई और उसने तुरंत डॉक्टर को आवाज लगाई। डॉक्टर द्वारा सुरेंद्र को दर्द निवारक दवा का इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी हालत में काफी सुधार हुआ, लेकिन उनका चेहरा अभी भी डरावना हद तक पीला था। डॉक्टर को भेजने के बाद सुरेंद्र ने सान्या को इशारा किया और उसे पास बैठने के लिए कहा। सान्या एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह बिस्तर के किनारे बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने रोने की इच्छा को दबाते हुए अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो उसके पिता उसे छोड़कर चले जाएंगे। सुरेंद्र ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उससे कहा, सान्या, मुझे पता है कि तुम हमेशा से आन्या से नफरत करती रही हो, लेकिन असल में आन्या भी एक बेचारी थी। उस समय जो कुछ हुआ वह तुम्हारे नानाजी की गलती थी। उन्होंने ही आन्या की मां से मेरा रिश्ता तुड़वाया था। इतने सालों से मैं दुख और पछतावे में जी रहा हूं। तुम्हारे नानाजी के मतलब और लालच ने मुझे, तुम्हारी मां को और आन्या की मां को बर्बाद कर दिया। इन सब के लिए वही जिम्मेदार हैं। सुरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी आह भरी। सान्या के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसे यह बात स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था कि उसके नानाजी एक बुरे इंसान थे। उसकी यादों में उसके नानाजी उसे बहुत प्यार करते थे और उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे। वे उसे दुनिया की हर खुशी देने को तैयार रहते थे। अगर उसे किसी दूसरे बच्चे का खिलौना भी चाहिए होता तो उसके नानाजी उसे दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते। लेकिन अब उसे अपने पिता से पता चल रहा था कि उसके नानाजी असल में वो इंसान नहीं थे जैसा वह उन्हें समझती थी। नहीं, नानाजी मेरे साथ बहुत अच्छे थे, वो उस तरह के इंसान नहीं हो सकते। अपने नानाजी के प्यार को याद करते हुए सान्या को अपने पिता की बातें हजम नहीं हो रही थीं। सुरेंद्र ने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि अब सफाई देने का कोई मतलब नहीं था। जो हो गया सो हो गया, वह अतीत की बात थी। अब उसे समझाने से कुछ बदलने वाला नहीं था। सान्या, मैंने अपनी जिंदगी में 3 औरतों के साथ नाइंसाफी की है। एक तुम्हारी माँ, दूसरी आन्या की माँ, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा नाइंसाफी आन्या के साथ की है। सुरेंद्र ने सान्या का छोटा हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में एक विनती थी, सान्या, मुझे उम्मीद है कि मेरे मरने के बाद तुम आन्या के साथ प्यार से रहोगी और पापा को उन सालों का कर्ज चुकाने में मदद करोगी जो आन्या पर बकाया है, ठीक है? और मेरा क्या? लाल आंखों के साथ सान्या के आंसू एक बार फिर छलक पड़े। पापा, आन्या के पास विवान है जो उससे प्यार करता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ आप हैं। अगर आप चले गए तो मुझसे कौन प्यार करेगा? सान्या, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। हालांकि तुम थोड़ी जिद्दी और नखरेबाज हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दिल की बहुत साफ और समझदार हो। सुरेंद्र की आवाज में एक पिता का गर्व झलक रहा था और उन्होंने धीरे धीरे कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी पीठ पीछे छुपके से आन्या को परेशान करती रही हो, लेकिन तुमने कभी हद पार नहीं की, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। यह साबित करता है कि मेरी बेटी, सुरेंद्र की बेटी, दिल की अच्छी है और जानती है कि कहाँ रुकना है। सान्या, पापा को तुम पर बहुत नाज है। इंदौर, रिवर फ्रंट विला, 3 बेडरूम और 1 लिविंग रूम वाला एक शानदार सिंगल लेवल विला। यह कभी विवान और अन्विता का घर हुआ करता था, लेकिन अब अन्विता सोफे पर अकेली सिमटकर बैठी है। उसने अपने घुटनों को गले लगाया हुआ था, अपना चेहरा छिपाया हुआ था और उसे गहरी हताशा और दर्द महसूस हो रहा था। वह कल रात से विवान के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आया था। वह न केवल नहीं आया, बल्कि उसने एक बार भी फोन नहीं किया और न ही कोई मैसेज भेजा। अन्विता बहुत निराश और हताश थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे दर्द हो रहा था। वह अपने लिए नहीं, बल्कि विवान के लिए तड़प रही थी। विवान,
मुझे कभी पता नहीं था कि घर पर किसी का इंतजार करना इतना मुश्किल हो सकता है। कल शाम 6 बजे से लेकर आज सुबह 10 बजे तक पूरे 16 घंटे बीत चुके हैं। इस दौरान उसने हर एक पल का इंतजार किया था। उसे उम्मीद थी कि विवान आएगा और इस साल अपना जन्मदिन मनाने के लिए वापस आएगा। आखिरकार विवान पिछले 5 सालों से हर जन्मदिन पर उसके साथ था, लेकिन इस साल वह गायब था। लेकिन अन्विता ने विवान को दोष नहीं दिया, क्योंकि इंतजार के इस दर्द को महसूस करने के बाद वह विवान के दिल में दबी शिकायतों को समझने लगी थी। उसने विवान का इंतजार सिर्फ एक बार किया था, लेकिन उन 5 सालों के दौरान विवान ने कितनी बार उसका इंतजार किया होगा। पुरानी बातों को छोड़ भी दे, तो जब वह और समर क्लाइंट्स के साथ ड्रिंक कर रहे थे और इतने नशे में धुत हो गए थे कि उन्हें एक होटल में रात भर रुकना पड़ा था, तब विवान ने पूरी रात उनका इंतजार किया था। लेकिन उसने क्या किया? उस समय उसने न केवल विवान की भावनाओं की परवाह नहीं की, बल्कि उसके साथ घमंड से बात की और यहाँ तक कि उसे समर के लिए नींबू पानी बनाने के लिए भी मजबूर किया। उस इंसान के लिए जिसे विवान नफरत करता था, बस उसके झूठे घमंड के लिए। जी हाँ, यह सिर्फ उसके घमंड की वजह से था। उस दिन अन्विता ने विवान की भावनाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह बस समर के सामने अपने खानदानी रुतबे और सम्मान का दिखावा करना चाहती थी। वह चाहती थी कि समर यह देखे, उसने जिस लड़की को इतनी आसानी से छोड़ दिया था, उसे देखिए अब वह कितनी खुश है। उसका करियर सेट है और उसका पति उसके इशारों पर नाचता है। कितनी बेवकूफ़ी थी। यह साफ तौर पर विवान के साथ मेरी शादी का मामला था। मुझे समर को कुछ भी साबित करने की क्या जरूरत थी? आखिरकार यह मेरी ही गलती थी। मैं लालची थी और हमेशा बेहतर की तलाश में रहती थी। धीरे धीरे विवान को मुझसे दूर करने की वजह मैं ही थी। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे बहुत चाहता था, और यहाँ तक कि मेरी खातिर अपनी मर्जी से 5 साल तक चुपचाप घर जमाई बनकर रहा और मेरी देखभाल की। लेकिन मेरा क्या? मैंने क्या किया? मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे लगा कि यह उसका फर्ज था। क्योंकि समर ने मुझे उस समय छोड़ दिया था, इसलिए मेरे मन में उसके लिए अभी भी एक कसक थी और मैंने अपना सारा ध्यान समर पर ही लगा दिया। लेकिन विवान मेरा पति है। अन्विता, तुम इतनी बेवकूफ़ और मतलबी कैसे हो सकती हो? अगर तुम पहले उससे प्यार नहीं करती थी, तो 5 साल बाद क्या तुम्हें सच में उसके लिए कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ? पूरी रात बिना सोए बिताने के कारण अन्विता की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वह विवान के साथ अपनी शादी की तस्वीर को सूनी नज़रों से देखती रही, मानो विवान के साथ बिताए गए पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे हों। अन्विता, आज मेरा जन्मदिन है। मेरी यही दुआ है जो पिछले साल थी। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और हम साथ साथ बूढ़े हों और कभी अलग न हो। अन्विता, तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, इसलिए तुम्हें कम ड्रिंक करनी चाहिए। यह नींबू पानी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे पी लो और आराम करो। अन्विता, जब तक हमारे पास गुजारे लायक पैसे हैं, तब तक सब ठीक है। अगर कभी तंगी हुई तो तुम घर पर रहना और मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा। यकीन करो, मैं तुमसे ज्यादा कमा लूंगा। अन्विता, मैं सनराइज देखने के लिए बीच पर जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जान, गुस्सा मत करो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा फोन दोबारा नहीं छूंगा। यह मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। प्लीज अब गुस्सा मत करो, ठीक है? अन्विता, क्या आज मैंने जो खाना बनाया है वह तुम्हें पसंद नहीं आया? अन्विता, क्या तुम एक बार कह सकती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हैप्पी बर्थडे जान, यह तोहफा मैंने तुम्हारे लिए चुना है। पसंद आया क्या? पिछले 2 महीनों की उसकी सारी यादें विवान के इर्द गिर्द घूम रही थीं। उसकी यादों में विवान का दिल और आंखें उस लड़की के प्यार से भरी हुई थीं जिसे वह चाहता था। क्योंकि ये यादें उसकी अपनी थीं, इसलिए वह केवल विवान के चेहरे के भाव और उसकी उम्मीद भरी डरती हुई नज़रों को ही देख पा रही थी। लेकिन उस समय वह अपने खुद के चेहरे के भाव नहीं देख पा रही थी। याद आने पर अन्विता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ऐसा लगता है उसकी प्रतिक्रियाएं हमेशा ठंडी और रूखी होती थीं। यह याद आते ही विवान का चेहरा उसके मन में फिर से उभा आया। उसके चेहरे पर थोड़े दुख के भाव थे, लेकिन वह फिर भी जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। विवान, मुझे बहुत अफसोस है। पहले सब मेरी ही गलती थी। मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की। उफ। अन्विता को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने अतीत में विवान के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने बस पूरे दिल से और शिद्दत से उससे प्यार किया था। फिर भी उसने उसे बार बार तोड़ा।
उसने उसे मायूसी के अंधेरे में धकेल दिया और पूरे 5 साल तक उसे तड़पाया। जब वह पहली बार विवान से मिली थी तो वह बेहद हंसमुख, मिलनसार और खुले दिल का था, लेकिन शादी के 5 सालों ने उसे डरपोक और सहमा हुआ बना दिया था। इसके कारण उसकी कभी चमकती और दमकती आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी थी। अन्विता, जो पूरी रात सोई नहीं थी, बेहद थकी हुई थी, लेकिन अचानक उसे विवान की कही एक बात याद आ गई। अन्विता, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इंदौर आया। उसने यह बात कब कही थी? अन्विता ने याद करने की बहुत कोशिश की और काफी देर बाद उसे याद आया कि यह तब हुआ था जब सान्या ने जानबूझकर उसे क्लब में उकसाया था और वह विवान को ढूंढने के लिए उसके पीछे भागी थी। उस समय विवान उसे बताना चाहता था कि समर किस तरह का घटिया आदमी था और वह इसे साबित करने के लिए सबूत भी देना चाहता था। उसने देखा था कि समर घबरा रहा था, लेकिन वह इतनी छोटी सी बात पर सब कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि इससे मुंबई में नई ब्रांच खोलने का उसका सपना टूट सकता है। तो उसने मतलबी होकर समर को बचाया और सच्चाई का एहसास होने के बावजूद भी उसका पक्ष लिया। इतना ही नहीं, उसने और क्या कहा था? उसने कहा था कि विवान दिन भर निठला बैठा रहता है और उसने जानबूझकर समर को फंसाने के लिए घटिया चालें चली हैं। उसने यह भी कहा था कि उसे विवान से घिन आती है, लेकिन असल में घिनौना और नीच इंसान विवान नहीं है, बल्कि साफ तौर पर समर है। मैंने क्या किया? अन्विता इस बारे में सोचते सोचते और भी पागल हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और अपना सिर जोर से सोफे पर पटका, मानो इस तरह खुद को चोट पहुंचाने से ही वह अपने दिल में उठ रहे पछतावे को कम कर सकती हो। विवान, मेरे पति, मैं जानती हूं कि मैं सचमुच गलत थी और बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार और मेरे लिए किए गए त्याग को देखा, लेकिन मैंने आदत से मजबूर होकर इन सब बातों को मजाक में लिया। यह मेरी गलती है, मैं बहुत मतलबी थी। मैंने कभी खुद को तुम्हारी जगह रखकर नहीं देखा और न तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखा। आज जो भी हुआ है वह मेरी गलती है। मैं ही शुरू से गलत हूं और मैं ही शुरू से बुरी हूं, लेकिन मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। विवान, प्लीज वापस आ जाओ ना। मुझसे गलती हुई, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मुझे मुंबई में ब्रांच नहीं खोलनी, मुझे वर्मा परिवार का वारिस नहीं बनना और मुझे समर भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए, सचमुच कसम से, मुझे बस तुम चाहिए। विवान, क्या तुम वापस आओगे? अन्विता पागलों की तरह खुद से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें सूनी थीं। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं। आखिरकार वह सोफे पर लुढ़क गई और गहरी नींद में सो गई। समय गुजर जाता है। काम खत्म होने के बाद विवान गाड़ी चला रहा था और आन्या बगल वाली सीट पर बैठी थी। दोनों साथ में घर लौट रहे थे। पहले कार में दोनों के बीच खुशनुमा माहौल रहता था और आन्या के पास हमेशा कहने के लिए बहुत कुछ होता था। कभी वे दिन भर हुई बुरी बातों के बारे में चर्चा करते, कभी कोई मजेदार किस्सा सुनाते या फिर किसी अजीब ख्याल पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन आज आन्या बहुत शांत लग रही थी। सिर्फ अभी नहीं, बल्कि वह पूरे दिन चुप रही थी। विवान जानता था कि आन्या सुरेंद्र के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने उसे और कुरेदने की कोशिश नहीं की। आखिरकार भले ही वह आन्या का बॉयफ्रेंड था, लेकिन आन्या के दिल में कुछ ऐसी गांठें और उलझनें थीं जिन्हें केवल आन्या ही सुलझा सकती थी। दोनों रिवरफ्रंट विला में वापस लौटे, इस उम्मीद में कि जैस्मीन किचन के दरवाजे पर एप्रन पहने और हाथ में करछुल लिए उनका स्वागत करेगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन इस बार विवान को जैस्मीन नहीं दिखी। उसने किचन में देखा, लेकिन वह वहां नहीं थी। इसलिए वह ऊपर गया और जैस्मीन के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे लगा कि जैस्मीन शायद बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रही होगी। लेकिन विवान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जैस्मीन न केवल किचन में नहीं थी, बल्कि अपने कमरे में भी नहीं थी, यहां तक कि पूरे विला में कहीं नहीं थी। जैसे ही विवान चिंता भरे कदमों से नीचे उतरा, उसकी नज़र लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर रखे एक नोट पर पड़ी, जो पानी के गिलास से दबाकर रखा गया था। जैसे ही उसने जैस्मीन का नंबर डायल किया, वह कॉफी टेबल के पास गया और नोट उठा लिया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। विवान जैस्मीन से बात नहीं कर पाया, उसका फोन बंद था। विवान और भी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन जब उसने नोट पर लिखी सुंदर लिखावट देखी तो उसने राहत की सांस ली। विवान सर, मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी,
लेकिन चिंता मत करना, कुछ भी गंभीर नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे बारे में परेशान मत होना। नोट पढ़ने के बाद विवान हंसते हुए बोला, अरे पगली, अपने घर ही तो गई है, फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? क्या मेरी जिंदगी से गायब होना चाहती है? इसी पल ख्यालों में खोई हुई आन्या भी उधर आ गई। विवान की बातें सुनकर उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन झिझक रही हो। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने वह बात नहीं बताई जो वह जानती थी। ऐसा नहीं था कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे लगता था कि सच बोलने से विवान को दुख होगा। वह महसूस कर सकती थी कि विवान के मन में जैस्मीन के लिए एक भाई जैसा स्नेह है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि जैस्मीन उससे लगातार झूठ बोल रही थी, और यहां तक कि उनकी पहली मुलाकात भी उसकी रची हुई एक साजिश थी, तो उसका दिल कितना टूट जाएगा। वह विवान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा दिखावा करने का फैसला किया कि उसे कुछ पता ही नहीं है। विवान ने स्टिकी नोट को मसलकर एक गेंद बनाई और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसने आन्या की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, जैस्मीन अपने घर गई है, मैं आज रात खाना बनाऊंगा, तुम क्या खाना पसंद करोगी? कुछ भी बना लो। आन्या ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि उसका जवाब बहुत रूखा था, इसलिए उसने आगे कहा, मेरे विवान के हाथ का बना कोई भी खाना मुझे पसंद है। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ और आराम करो, खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। विवान ने सिर हिलाया और किचन की तरफ मुड़ गया। चावल धोने और पकाने से लेकर सब्जियां काटने तक और अंत में डिशेस तैयार करके परोसने तक विवान ने सब कुछ बड़ी फुर्ती से किया, और इसमें कुल मिलाकर 1 घंटे से भी कम समय लगा। खाना बनाने के बाद वह आन्या को बुलाने के लिए ऊपर गया। आन्या के कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था, उसमें थोड़ी सी दरार रह गई थी। अंदर सन्नाटा था और विवान को लगा कि शायद आन्या बहुत थक गई होगी और सो गई होगी, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही विवान कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि आन्या बाथरोब पहने हुए थी। वह बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी, हाथ में एक तस्वीर पकड़े हुए। उसे देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि विवान कमरे में आ चुका है। जैसे ही विवान आन्या को आवाज देने वाला था, उसने अचानक आन्या को बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए सुना, माँ, क्या आपको लगता है कि मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? यह सुनकर विवान ने धीरे से आह भरी और कहा, आन्या, क्या तुम्हारी चाची ने तुम्हें पहले ही जवाब नहीं दे दिया था? क्या तुम भूल गई हो? आह! आन्या बुरी तरह चौंक गई जब उसने अचानक अपने कमरे में किसी के बोलने की आवाज सुनी। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वह हाँफने लगी और तुरंत बिस्तर पर उठ बैठी। जब उसने देखा कि उसके कमरे में खड़ा व्यक्ति विवान था, तो उसकी जान में जान आई। विवान, तुम तो मुझे डराकर मार ही डालोगे। आन्या को ऐसा लगा मानो एक पल के लिए उसका दिल मुंह को आ गया हो। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और घूरते हुए विवान को देखा, हालांकि उसकी नजरों में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। विवान ने झेंपते हुए अपनी नाक खुजलाई और हंसते हुए समझाया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। अरे, मैं बहादुर हूं, लेकिन तुम ऐसे दबे पांव आओगे तो कोई भी डर जाएगा। मुझे लगा कि कमरे में मैं अकेली हूं, और फिर अचानक तुमने आवाज दी, किसी की भी चीख निकल जाएगी। आन्या ने अपनी सफाई दी। अपनी गलती का एहसास होने पर विवान ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें डरा दिया। अरे विवान, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? विवान को बार बार माफी मांगते देख आन्या थोड़ी परेशान हो गई। वह तुरंत खड़ी हो गई और विवान के पास गई। उसने आगे बढ़कर विवान को कमर से गले लगाया और फुसफुसाते हुए बोली, विवान, आगे से जब तुम मेरे साथ हो तो प्लीज इतना संभल कर मत रहा करो, ठीक है? मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा दुख और थोड़ा गिल्ट होता है। आन्या के प्यार भरे शब्दों ने विवान के दिल को गहराई तक छू लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक इतना संकोची क्यों हो गया था और बिना वजह माफी क्यों मांगने लगा था। वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह कब इतना डरा सहमा और कमजोर हो गया था, लेकिन उन यादों से उसे सिर्फ दर्द और कड़वाहट ही महसूस होती थी। विवान के मूड में आए बदलाव को भांपते हुए आन्या ने अपना सिर उठाया और चुपचाप उसकी आंखों में देखा। आंखों में हल्की सी शरारत और मुस्कान लिए उसने धीरे से कहा, विवान, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में भरकर दूसरी औरतों के बारे में सोचना क्या तुम्हारे लिए सही है? विवान हड़बड़ा गया और तुरंत माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। उफ,
क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं समझाया था? मेरे साथ रहते हुए इतना संकोच मत किया करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूं। आन्या ने थोड़ा नखरे के साथ मुंह बनाया और कहा, वैसे मुझे छोटी-मोटी बातों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता, तो पुलिस की जरूरत ही क्या पड़ती? विवान, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुमने कोई गलती की है या मेरा दिल दुखाया है, तो तुम्हें। आन्या मुस्कुराई और अचानक अपने पंजों पर खड़ी होकर विवान के होंठों पर एक कोमल किस कर दिया। एक हल्के किस के बाद आन्या ने विवान का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, समझ गए, मुझे इस तरह माफी मांगना ज्यादा पसंद है। आन्या के किस के बाद विवान का मूड तुरंत ठीक हो गया। ऐसा लगता था कि जब तक वह आन्या के साथ है, उसकी भावनाएं हमेशा काबू में रहती हैं और वह पुरानी कड़वी बातों के बारे में नहीं सोचता। वह समझ गया था कि आन्या उसकी भावनाओं का कितना ख्याल रखती है और ठीक इसी वजह से विवान ने आन्या को चुना था और उससे इतना प्यार करता था। हालांकि वह एक कड़क सीईओ थी, लेकिन अंदर से वह बेहद समझदार, थोड़ी नखरेबाज और दिलकश महिला थी। ऐसा कौन सा मर्द होगा जो इतनी प्यारी बॉस लेडी पर दिल नहीं हारेगा? आन्या को अपनी जिंदगी में पाकर खुद को कितना किस्मत वाला महसूस करते हुए विवान के चेहरे पर दिल से मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह माफी है या यह मेरे लिए ही इनाम है? क्या विवान को यह इनाम पसंद आया? आन्या भी मुस्कुराई। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस अपने एक्शन से जवाब दिया। उसने आन्या को दोनों बाहों में कसकर गले लगाया और उसे शिद्दत से किस किया। एक छोटे से प्यार भरे पल ने ही उनका मूड बदल दिया और जब वे एक दूसरे के साथ थे तो सारी दुनिया की चिंताएं और दुख मानो गायब हो गए। विवान केवल आन्या के करीब रहना चाहता था, लेकिन हालात बेकाबू होने लगे थे। जैसे ही दोनों अपने जज्बातों में बहने वाले थे, अचानक एक अनचाही फोन की घंटी ने उन्हें होश में ला दिया। आन्या ने शर्माते हुए विवान को दूर धकेला और जल्दी से अपना बाथरोब ठीक किया, जो लगभग उतर ही गया था। उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जो उसे और भी प्यारा और आकर्षक बना रहा था। विवान पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुका था। विवान की टकटकी को देखकर आन्या के दिल में एक मीठी सिहरन उठी, लेकिन उसने बनावटी गुस्से में कहा, अरे शैतान, अब और मत घूरो। अगर ऐसे ही देखते रहे तो मुझे डर है कि तुम बेकाबू हो जाओगे। अहम अहम। यह सुनकर विवान को आखिरकार होश आया। उसने हल्की सी खांसी की और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। खाना तैयार है, यह कॉल खत्म होने के बाद नीचे आकर खाना खा लेना। इतना कहकर विवान कमरे से बाहर निकल गया। आन्या ने अपना फोन उठाया, स्क्रीन पर नाम देखा और तुरंत उसकी भौहें तन गईं। कॉलर आईडी में साफ तौर पर सान्या का नाम दिखाई दे रहा था। जब वह विवान को प्यार से किस कर रही थी, तभी उसे फोन करने की क्या जरूरत थी? आन्या को यह भी शक हुआ कि सान्या ने अपने घर में जासूसी कैमरे लगवाए होंगे, वरना टाइमिंग इतनी सटीक कैसे हो सकती थी? अगर उसने वह कॉल की होती तो शायद वो और विवान अब तक। आन्या का चेहरा और भी लाल हो गया, मानो उसे कोई शर्मनाक बात याद आ गई हो। उसने गहरी सांस ली, उन ख्यालों को झटकने की कोशिश की और फिर आंसर बटन दबा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही आन्या ने ठंडे लहज में कहा, जब तुम कॉल करो तो बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कहने के लिए कोई बहुत जरूरी बात हो, वरना मैं। इससे पहले कि वह अपनी धमकी पूरी कर पाती, उसने फोन के दूसरी तरफ से सान्या की भरी हुई और रुआसी आवाज सुनी, आन्या, मुझे माफ कर दो, पहले सब मेरी गलती थी। मैं माफी मांगती हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आन्या ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन सान्या उससे माफी मांगने की पहल करेगी। आखिरकार वह जानती थी कि सान्या उससे कितनी नफरत करती है। इसलिए जब सान्या ने माफी मांगी तो आन्या की पहली प्रतिक्रिया उस पर भरोसा करने की नहीं, बल्कि शक करने की थी। उसे न केवल सान्या के इरादों पर शक हुआ, बल्कि उसे यह भी डर था कि सान्या उसे फिर से बेवकूफ बनाने की कोई चाल चल रही है। ओह, तो तुम मुझसे माफी मांग रही हो? अगर तुम माफी मांगने ही वाली हो, तो ईमानदारी से माफी मांगो और मुझे बताओ कि तुमने अतीत में क्या गलती की थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें निशाना बनाकर तुम्हारे आदमी को चुराने की गलती की और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं समुद्रिका के नए बिजनेस के सारे शेयर्स तुम्हें वापस कर सकती हूँ और मैं अपनी मर्जी से इससे हट भी सकती हूँ। सान्या की आवाज अभी भी कांप रही थी और सिसकियों से उसका गला भर आया था। इस बार आन्या को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका लहजा पहले की तरह ठंडा नहीं रहा, बल्कि चिंता से भरा हुआ हो गया। क्या तुम ठीक हो? आन्या, अगर तुम मुझे माफ करने को तैयार हो तो मैं कुछ भी करूंगी।
लेकिन मेरी तुमसे सिर्फ एक ही विनती है। नामुमकिन, मैं विवान को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन मैं उसे तुमसे भी ज्यादा पसंद करती हूं और वह भी मुझे पसंद करता है। प्यार को बांटा नहीं जा सकता। आन्या ने तुरंत अंदाजा लगाया कि सान्या विवान के कारण रो रही थी, लेकिन असल में सान्या के फोन करने की वजह विवान नहीं था। घबराओ मत, मैं तुमसे जो मांगने वाली हूं उसका विवान से कोई लेना देना नहीं है। आन्या ने हैरानी से पूछा, फिर क्या बात है? मैं तुमसे भीख मांगती हूं कि तुम अस्पताल आकर पापा को देख लो। उनकी हालत बहुत खराब है, शायद वो ज्यादा दिन न जी पाएं। मुझे पता है कि तुम उनसे नफरत करती हो, लेकिन उस समय जो हुआ वो वैसा नहीं था जैसा तुम सोचती हो। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। मुझे पहले पता नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारी माँ ने ही हमारे परिवार को तोड़ा था। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत बहुत अफसोस है, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी नफरत भुलाकर उनसे मिलने आओगी, भले ही सिर्फ एक बार के लिए ही सही। सान्या का लहजा सच्चा था, यहां तक कि वह गिड़गिड़ा रही थी। आन्या चुप रही, उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। फोन के दूसरी तरफ सान्या अभी भी बात कर रही थी, लेकिन आन्या का ध्यान कहीं और था। कुछ देर रुकने के बाद आन्या ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैं उनसे मिल सकती हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। मैं उस समय जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी सच्चाई जानना चाहती हूं। ठीक है, अस्पताल आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी नहीं आऊंगी। ठीक 10 बजे अस्पताल के नीचे मिलते हैं। ठीक है। फोन रखने के बाद भी आन्या काफी देर तक शांत नहीं हो पाई। जब विवान ने पहले उसे हालात के बारे में समझाया था, तब भी उसके मन में शक था। आखिरकार उसने उस आदमी के लिए इतने सालों तक नफरत पाल रखी थी और वह उस नफरत को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती थी। उसे तो यह भी शक था कि सुरेंद्र ने जानबूझकर यह सब नाटक रचा है, कि उसने विवान को अपनी बातों में फंसा लिया है ताकि वह आन्या को मना सके। लेकिन सान्या का क्या? सान्या उनकी लाडली बेटी है। भला वो अपने नाटक के लिए उसे इतना दुखी तो नहीं होने देंगे, है ना? जब वे नीचे पहुंचे तो विवान ने पहले से ही डाइनिंग टेबल सजा दी थी। उसे नीचे आते देख विवान मुस्कुराया और उसे हाथ हिलाकर बुलाया। आन्या ने विवान को सान्या के फोन कॉल के बारे में नहीं बताया। दोनों ने खाने का मजा लिया। पेट भर खाने पीने के बाद वे साथ मिलकर किचन साफ करने लगे। काम खत्म करने के बाद विवान आन्या को खींचकर लिविंग रूम में टीवी देखने ले गया। वे एक कॉमेडी शो देख रहे थे। जब 9 बज गए तो आन्या ने कहा कि उसे नींद आ रही है और उसने विवान से ऊपर जाकर आराम करने के लिए कहा। विवान ने मना नहीं किया। दोनों एक साथ ऊपर गए और अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि वे एक ही कमरे में सोएंगे। विवान का मानना था कि कुछ चीजों को सही समय आने पर कुदरती तौर पर होना चाहिए और जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आन्या के मन में भी यही विचार था। पहले सान्या उससे मुकाबला कर रही थी और जैस्मिन लंबे समय से चुपके से साजिश रच रही थी। इसके अलावा अन्विता, उसकी कजन, उसे लगातार परेशान करती रहती है कि वह विवान के साथ फिर से रिश्ता जोड़ ले। उस स्थिति में आन्या ने सोचा था कि क्यों न वह विवान के साथ अपने रिश्ते को पक्का कर ले, ताकि फिर विवान के पास पीछे हटने का कोई रास्ता न बचे। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या सान्या ने भी ऐसा ही नहीं किया था और उसका नतीजा क्या हुआ? यह सब समझने के बाद आन्या को लगा कि उसे खुद पर और विवान पर भी भरोसा करना चाहिए। उसे पूरा विश्वास था कि वह प्यार पाने की हकदार है और विवान बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ही चुनेगा। कम से कम अभी के लिए जो वह मानती थी वह सच हो गया है। सान्या का विवान से रिश्ता टूट गया था। जैस्मीन उसे छोड़कर चली गई थी और जहां तक अन्विता की बात है, विवान उससे इस तरह बचता था जैसे वह कोई बीमारी हो और उससे बेहद नफरत करता था। मौजूदा हालात में उसने चारों महिलाओं के बीच इस मुकाबले में आधी लड़ाई जीत ली है। जहां तक नीस बात का सवाल है कि उसे अभी जीत के आधे रास्ते पर ही क्यों माना जा रहा है, तो दरअसल उनकी अभी शादी नहीं हुई है। शादी करने और उसे रजिस्टर कराने के बाद ही उसे असली विजेता माना जा सकता है। आधे घंटे से अधिक समय तक कमरे में इंतजार करने के बाद आन्या ने आखिरकार अपने कपड़े बदले और दबे पांव बाहर निकली। जब वह बाहर जा रही थी तो वह जितना हो सके कम शोर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई चोर हो। विला से बाहर निकलते ही आन्या ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वह अपनी फरारी को गैराज से लेकर निकली, उसने ध्यान नहीं दिया कि विवान, जिसे सो रहा होना चाहिए था,
पहले से ही दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आन्या को गाड़ी चलाते हुए जाते हुए देखता रहा। विवान भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन गैरेज में केवल एक ही फरारी होने के कारण उसके पास गाड़ी का कोई दूसरा इंतजाम नहीं था। यह सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला और आज ही अपडेट हुई कार्गो ट्रैकिंग जांची। उसकी मां ने उसकी कार विदेश से भिजवाई है और वह कल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। विवान को आधी रात को आन्या के उसके पीठ पीछे चुपके से बाहर निकल जाने पर थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन यह बस एक मामूली सा एहसास था। उसे अपने फैसले पर भरोसा था और उसका मानना था कि आन्या दूसरी अन्विता नहीं बनेगी। उसके साथ बाहर जाने का उसका एकमात्र कारण यही था कि उसे आन्या के रात में अकेले बाहर जाने की चिंता थी। बस इतना ही। 20 मिनट बाद 10 बज चुके थे। जब आन्या प्राइवेट अस्पताल के गेट पर पहुंची तो उसने दूर नीचे सान्या को खड़े देखा। सान्या अस्पताल के नीचे मंद रोशनी में एक बेंच पर बैठी थी। धुंधली रोशनी में सान्या का शरीर कमजोर और बेसहारा लग रहा था। कार पार्क करने के बाद आन्या बाहर निकली और सान्या की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आती गई, सान्या ने ऊपर देखा। उसकी लाल और सूजी हुई आंखें इस बात का सबूत थी कि वह आज काफी देर से रो रही थी। यह देखकर आन्या के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने अपना सीरियस सीईओ वाला चेहरा बनाए रखा और सपाट, भावहीन आवाज में पूछा, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो? सान्या ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें फोन करने के बाद से ही यहां इंतजार किया है। आन्या की आंखों में हमदर्दी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, मुझे बताओ, उस समय जो कुछ हुआ था, उसकी सच्चाई क्या है? आन्या और सान्या ने 2 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। इस दौरान सान्या कई बार रोई, लेकिन आन्या ने उसे दिलासा नहीं दिया। सान्या की कही कुछ बातों का उन पर गहरा असर हुआ। आन्या का मानना था कि सुरेंद्र ने सत्ता के लालच में अपनी प्रेमिका आन्या की मां को छोड़ दिया था। हालांकि उसे सान्या से पता चला कि सुरेंद्र और सान्या की मां के रिश्ते के बाद भी उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रही थी। इसी दौरान उसे यह भी पता चला कि सुरेंद्र के ससुर बेहद दबंग और जालिम इंसान थे। यह बिल्कुल उस बात से मेल खाता था जिसका अंदाजा विवान ने आज ऑफिस में लगाया था। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, आन्या का गुस्सा सर्दियों की बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल गया, लेकिन वह सुरेंद्र से मिलने नहीं गई। वह इसके लिए तैयार नहीं थी और उसे ऐसा करने में थोड़ी झिझक भी हो रही थी। आखिरकार वह हमेशा से उस आदमी से दूर, बेरुखी और नफरत से भरी रही थी। वह अपने पिता से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। मुझे पता है कि तुम्हें पहली बार में इस पर यकीन करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह सच है। हम दोनों बदकिस्मत हैं। तुम पिता के प्यार के बिना बड़ी हुई, जबकि मैं एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं ये सब तुम्हारी हमदर्दी पाने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूं कि इनमें से किसी भी चीज के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम सब इस हालात के शिकार हैं। पुरानी पीढ़ी के पापों का बोझ हमें नहीं उठाना चाहिए। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं तुमसे बस यही भीख मांगना चाहती हूं। प्लीज उनके पास जो थोड़ा समय बचा है, उसमें उनसे मिल लो, भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों न हो, ताकि वह शांति से इस दुनिया से जा सकें। सान्या ने अपनी बात खत्म की और खड़ी हो गई। उसने आन्या के सामने सिर झुकाकर पूरी ईमानदारी से कहा, आन्या, मुझसे पहले गलती हो गई थी। मुझे सच में बहुत अफसोस है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन मैं अभी उनसे मिलना नहीं चाहती। शायद मैं उनसे तब मिलूंगी जब मैं सब कुछ अच्छे से सोच लूंगी। आन्या ने सान्या की माफी स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी विनती को तुरंत नहीं माना। अपनी बात कहने के बाद आन्या वहां से चली गई। वह अपनी फरारी को बेहद तेज रफ्तार से रिवरफ्रंट विला की ओर वापस ले गई। जैसे ही वह गैराज से बाहर निकली, विला की दूसरी मंजिल की बालकनी से साफ आंखों की एक जोड़ी चुपचाप उसे देख रही थी। बहुत से लोगों की किस्मत में नींद न आने वाली रातें बिताना लिखा होता है। आन्या को नींद न आने की समस्या थी और सान्या भी सो नहीं पा रही थी। विवान को भी रात के 2 बजे के बाद ही नींद आई। अगले दिन विवान सुबह जल्दी उठ गया और नाश्ता तैयार करने लगा। नाश्ता करने के बाद दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकले। कार में विवान जानबूझकर बहुत धीरे गाड़ी चला रहा था। उसने मुड़कर आन्या की ओर देखा, जो साफ तौर पर काफी थकी हुई लग रही थी। तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या कल रात तुम्हें नींद नहीं आई? आन्या अभी भी थोड़ी हैरान थी। जब उसने विवान को यह पूछते सुना
तो उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे कल रात नींद नहीं आई। विवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम थोड़ी देर कार में सो सकती हो। ऑफिस पहुंचते ही मैं तुम्हें जगा दूंगा। हम। आन्या ने सिर हिलाया, अपनी सीट पीछे की ओर झुकाई और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद वह बहुत थक गई थी। थोड़ी देर बैठने के बाद उसे नींद आ गई। वह बहुत गहरी नींद सोई और लगभग दोपहर तक नहीं उठी। उसने विवान के ब्लेजर पर एक नज़र डाली जो उसे ढके हुए था, और कुछ शक के साथ पूछा, मैं कितनी देर सोती रही? विवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा नहीं, बस 4 घंटे। 4 घंटे? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आन्या चौंक गई और तुरंत उठकर बैठ गई और ब्लेजर विवान को वापस कर दिया। विवान ने हाथ बढ़ाकर कोट ले लिया और धीरे से कहा, मेरा मन नहीं किया तुम्हें नींद से जगाने का। आन्या अभी अभी जागी थी और उसका दिमाग अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। वह अभी भी थोड़ी सुस्त थी। विवान को यह कहते हुए सुनकर कि उसका मन नहीं किया, वह एक पल के लिए सन्न रह गई। उसने अपनी खूबसूरत नम आंखों को झपकाया और उसे समझने में कुछ समय लगा। फिर उसने नखरे से कहा, विवान, तुम्हें आखिरकार अकल कब आई? कैसी अकल? विवान कंफ्यूज दिख रहा था। आन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम मुझसे कभी ऐसी रोमांटिक बातें नहीं करते थे। क्या ऐसा है? विवान ने अपनी नाक खुजलाई, मानो वह पुरानी यादों में खोया हुआ हो। आन्या थोड़ा और करीब आई और विवान के गाल पर एक किस कर दिया। ठीक है, इसके बारे में सोचना बंद करो और ऑफिस चलो। मैं सुबह से वहां नहीं गई हूं और मेरी टेबल शायद फाइलों के ढेर से भर गई होगी। इतना कहकर उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। दोनों ऑफिस पहुंचे और चेयरमैन के केबिन में दाखिल हुए। जैसा कि आन्या ने उम्मीद की थी, फाइलों का एक मोटा बंडल पहले से ही उसकी मेज पर रखा हुआ था। उसने अपनी उंगलियों से अपनी कनपटी दबाई और बेपसी से आह भरी। उपन्यासों में उन रईस सीईओज के पास दिन भर कुछ करने को नहीं होता। वे बस हीरोइन के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैं जो खुद एक सीईओ हूं, मुझे हर दिन इतना काम क्यों करना पड़ता है? हा। यह सुनकर विवान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आन्या शर्मा गई, मुंह फुलाया और विवान को घूरते हुए बोली। उसका चेहरा घमंडी और प्यारा दोनों लग रहा था। अरे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुमने खुद ही कहा था, वह एक उपन्यास है और उपन्यासों में सीईओ की कहानी हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती है। अगर हकीकत में भी किसी सीईओ के पास करने को कुछ न हो, तो कंपनी डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विवान के मजाक ने आन्या का मूड हल्का कर दिया। आन्या ने हंसते हुए विवान को घूरा और फिर काम में जुट गई। विवान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, बस चुपचाप सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। दोपहर के खाने के समय तक आन्या ने आखिरकार सारा काम निपटा लिया। चलो, खाना खाने चले। आन्या ने अपनी कुर्सी से उठते हुए अंगड़ाई ली और कहा। विवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके साथ बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकले, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोक लिया। मैम, एक जेंटलमैन आपसे मिलने आए हैं। वह कह रहे हैं कि उनके पास कुछ जरूरी बात है। कौन? आन्या ने हैरानी से पूछा। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वह काफी रईस दिखते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। आन्या ने विवान की ओर देखा और फिर रिसेप्शनिस्ट से कहा, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ ही देर में एक सूट बूट पहना हुआ अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। आदमी को देखते ही विवान की आंखों में चमक आ गई। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सान्या का चाचा दिग्विजय ईढुंजन था। मिस्टर दिग्विजय, आप यहाँ? विवान ने हैरानी से पूछा। दिग्विजय ने विवान को देखा और फिर आन्या की ओर मुड़ते हुए कहा, माफ करना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूं। कहिए, मिस्टर दिग्विजय। आन्या ने शिष्टाचार से कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। उसे पता था कि दिग्विजय और सुरेंद्र के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मुझे पता है कि सुरेंद्र की हालत खराब है और वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं कि आप समुद्रिका के शेयर्स मुझे बेच दे। दिग्विजय ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात रख दी। आन्या और विवान दोनों हैरान रह गए। आप क्या कह रहे हैं? समुद्रिका के शेयर्स? और मैं आपको क्यों बेचूं? आन्या ने गुस्से से पूछा। क्योंकि अगर सुरेंद्र मर गया तो कंपनी डूब जाएगी। मैं कंपनी को बचाना चाहता हूं और इसके बदले में आपको अच्छी कीमत दूंगा। दिग्विजय ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और मेज पर रख दिया। यह ब्लैंक चेक है, आप जो चाहे रकम भर सकती हैं। आन्या ने चेक को देखा और फिर दिग्विजय की आंखों में, अपनी यह खैरात अपने पास रखिए, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है और जहां तक कंपनी की बात है, वह कहीं नहीं जा रही।
आन्या ने चेक को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। दिग्विजय का चेहरा लाल हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आन्या इतनी आसानी से मना कर देगी। तुम पछताओगी, लड़की। सुरेंद्र के बाद तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा, दिग्विजय ने धमकी भरे लहज में कहा और मुड़कर चला गया। विवान ने आन्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सही किया। हमें ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आन्या ने गहरी सांस ली और विवान की ओर देखकर मुस्कुराई। मुझे पता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी का डर नहीं।